सभी बच्चे अपने अपने प्रेजेंट कर दीजिए। इसके बाद हम जो इतिहास का, हिस्ट्री का, क्लास 7th का 5th चैप्टर है, इसको हम वीडियो के थ्रू समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद और बिल्डिंग्स बनाई, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और ये है रूलर्स एंड बिल्डिंग। बड़े बड़े जो रूलर्स हुए, उन्होंने अपनी शान और शौकत और भगवान में अपने विश्वास को जताने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद और बिल्डिंग्स बनाई। उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये कुतुब मीनार की फर्स्ट बालकनी का चित्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे लगभग 1199 में बनाया था और इसकी बालकनी के नीचे जो छोटे छोटे जो आर्च बने हुए हैं, उसकी जो डिजाइन है, आप उसको देखिए, ये कितनी विशेष तरीके से बनाया गया है। इस बालकनी के नीचे जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं, ये अरेबिक भाषा में लिखे हुए हैं। आपको इस मीनार का जो सरफेस है वो कर्व्ड और एंगुलर रूप में दिखाई देगा और इस मीनार पे किसी भी इंस्क्रिप्शन को लिखना बहुत ही मुश्किल का काम होता था। बहुत ही स्किल्ड जो क्राफ्ट पर्सन है वो ही केवल ऐसा। देखिए बेटा, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक फिगर दिखाया गया है। ये जो फिगर है ना बेटा, ये पहली बालकनी है कुतुब मीनार की। दिख रही है सभी को? यस सर। यस तो सर। जो हम जिस समय की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में मोहम्मद गोरी का एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली का उस समय फिर सुल्तान बनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत की वहां स्थापना होती है, जो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़े दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कि वो जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीजें हैं उस समय, जो मिडाइवल पीरियड है उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं उन्होंने बनाई है। अब एक एक फिगर दिखाया गया है इसमें। जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में बनी हुई है, एक मीनार है, एक पिलर है बड़ा सारा, वो किस तरह से बनाया है, उसकी डिजाइन है और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है ना। आप देखेंगे कि जो बालकनी है आपको जियोमेट्रिक डिजाइन में दिखाई दे रही है ना। कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, त्रिकोण, गोल, अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। ये चीजें देखिए और समझिए इनका क्या मीनिंग है। ओके, यस सर। कर सकते थे। आपको ये याद रखना होगा कि 800 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, उस समय केवल बहुत ही लिमिटेड बिल्डिंग्स ऐसी हुआ करती थी जो स्टोन्स या ब्रिक से बनी होती थी। कुतुब मीनार का जो है 13th सेंचुरी के जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 8th से 18th सेंचुरी के बीच में बहुत बड़े बड़े राजा और उनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। जो बड़े स्ट्रक्चर्स थे उनमें पहले थे फोर्ट्स, पैलेसेज, गार्डन रेसिडेंसेज और टॉम्स, जो कि सेफ थे, बहुत ही थे, आराम के लिए बनाए गए थे। ये थे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो मिडाइवल पीरियड में जो 8th सेंचुरी है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, ये वो पीरियड है जिसे हम मिडाइवल पीरियड के रूप में जानते हैं। मोस्टली इसका जो प्राइमरी जो पीरियड है 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है, ये मेजरली मिडाइवल इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। अब ये 18th की बात कर रहे हैं तो एक पीरियड दिया है कि इस पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनी है तो वो दो प्रकार से बनी है। ध्यान से सुनिए। पहला जो प्रकार है वो बनी है राजा और उसके जो अधिकारी हैं, किंग्स और देयर ऑफिशियल्स। इन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाया है तो केवल और केवल अपने रहने के लिए,
अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कि फोर्ट बनाए हैं, पैलेसेस बनाए हैं, गार्डन रेजिडेंस बनाया है, ऐसा रेजिडेंस बनाया है जिसके आसपास गार्डन हो, और टॉम्स जो गुंबद होते हैं, टॉम्स, ऐसे टॉम्स बनाए हैं जो सेफ है, प्रोटेक्टेड है, और ग्रैंडोइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, और ऐसी जगह है जिनकी अपनी एक विशेष पहचान है। दूसरे प्रकार के जो स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, वो कौन से बने हैं? वो पब्लिक के लिए बने हैं। पहले जो बने हैं वो राजा या फिर उसके अधिकारियों के लिए बने हैं। दूसरे जो बनाए हैं इस टाइम में जो बने हैं और जो बिल्डिंग्स, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि टेम्पल्स जो पब्लिकली यूज होते हैं, मॉस्क्यू मस्जिदें बनी है, टैंक्स पानी के जो टैंक्स होते हैं, वेल्स कुएं बनाए गए हैं, कारवा सराइज। कारवा सराइज क्या होता है बेटा? एक कारवा और एक होता है सराय, दो वर्ड है। कारवा का मतलब काफिला, बहुत से लोग मिलकर के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो कारवा होते हैं, उनको कारवा बोला जाता है। और सराय, सराय एक जगह है रेस्ट करने के लिए, एक प्लेस है जहां पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है और आराम करने के लिए कुछ देर के लिए रुक सकते हैं वहां पे, तो उसे बोला जाता है कारवा सराय, समझे। और बाजार, ये जो चीजें बनाई गई है ये पब्लिक यूज के लिए बनाई गई है। Kings were expected to care for their subjects, and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. अब देखो, जो राजा होते थे वो ये सब क्यों बनाते थे? जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब क्यों बनाते थे? ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, ताकि लोग उनके राज्य में रहना स्वीकार करें, उनको खुश करने के लिए, है ना। लोगों को खुश करने के लिए राजा की उम्मीद क्या होती है कि जो विभिन्न जो चीजें हैं इनके प्रति इंटरेस्ट हो, और राजा से भी उम्मीद की जाती है कि ऐसी चीजें पब्लिक के लिए वो बनाए, ऐसे काम वो करे जो पब्लिक उसको फेवर दे या पब्लिक उसे पसंद करे। ठीक है, आगे और देखिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि एक आपने देखा होगा कि कुछ तो ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं जैसे कोई विदेशी लोगों ने बनाया हो, कुछ होते हैं जो हम घरेलू होते हैं, हमारे आसपास के लोग ही जो आर्टिजन होते हैं, जो शिल्पी होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, वो मिल करके बनाते हैं। अब देखा होगा कि पहले के जमाने में हमारे यहाँ हवेलियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाया करते थे जो हमारा, और हवेली जो शब्द है ना, ध्यान रखिए, हवेली का जो शब्द है ये हमारा एक लोकल है, लोकल है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। हाँ, अवनी कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा आप? नो सर, वो गलती से हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस बात का मतलब क्या है, हवेली जो होती है ना, ये लार्ज मेंशंस होते हैं, बड़े बड़ी, जहाँ रहने के निवास होते हैं। और ये 18वीं सेंचुरी तक हमारे पास केवल यही एक चीज बची थी, बाकी हमारा खुद का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। ज्यादातर जो रूलर्स ने बनाए, जो टेम्पल्स, जो मॉस्क्यूज, जो टैंक्स, वेल्स, कारवासराय, बाजार, या फिर फोर्ट, पैलेसेस, या फिर गार्डन रेजिडेंस या टॉम्स, उन सब की वजह से हम उस समय को पहचानते हैं कि उस समय जहाँ कहते हैं कि ईंट पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं होता था, वहां इतनी सब चीजों का बनना, किस तरह से उन्होंने इन चीजों को अरेंज किया है। जैसे आप देखेंगे रेड फोर्ट है दिल्ली का, जो लाल किला है, तो लाल बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? जो रेड स्टोन है वो कहाँ मिलता है? वो राजस्थान में धौलपुर में मिलता है। वहां से उन पत्थरों को कैसे ले जाया गया होगा? जैसे संगमरमर है, ताजमहल बना है, ताजमहल जो बना है जो आगरा में है वो संगमरमर से बना है। संगमरमर सबसे बड़ा जो स्रोत है वो राजस्थान में है, मकराना, नागौर जिले से, तो वहां से संगमरमर को लाया गया होगा, सफेद संगमरमर जो है। तो जहां पत्थर ईंटों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां इन सब चट्टानों का इस्तेमाल करके इन सब प्लेसेस को, और फिर कितनी कारीगरी है, कितनी कलाकारी है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में। आपने पिछले पिक्चर में देखा होगा ना, देखिए आपको दिखाता हूँ आपको, कारीगरी देखिए। अगर कारीगरी देखनी है कि इन लोगों की क्या कारीगरी रही है, तो देखो इस बिल्डिंग में आपको कुतुब मीनार का जो एक बालकनी दिखाई गई है, इसमें देखो आप कितनी बारीक कारीगरी के साथ इसको डिजाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 8th से 18th सेंचुरी के बीच में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। जो बड़े स्ट्रक्चर्स थे उनमें थे, पहले थे फोर्ट्स, पैलेसेज, गार्डन रेसिडेंसेस और टॉम्स, जो कि सेफ थे, बहुत ही प्रोटेक्टेड थे और आराम करने के लिए बहुत विशालकाय स्थान थे, और वो देखने के रूप में भी बहुत आलीशान थे। दूसरे स्ट्रक्चर जो बनाए गए थे
पब्लिक के लिए बनाए गए थे। ये थे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक, वेल और बड़े बड़े कारवानसरीज और बाजार। राजा से ये उम्मीद रखी जाती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उनके लिए भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण करे ताकि उनकी जो जनता है वो उनकी तारीफ करे। कई बड़े बड़े व्यापारी है वो भी इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया करते थे। वो बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाया करते थे। 18th सेंचुरी की बड़े बड़े जो हवेली हैं जिनमें व्यापारी लोग रहा करते थे वो अभी भी देखने योग्य है। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, हम जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स देखते हैं इनके अंदर देखने के बाद में इनकी जो टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की उसके बारे में हमें पता लगता है। जैसे आपके सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके रूफ का एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें वुडन बीम जो है उसका किया गया है। स्किल की आवश्यकता होती है। 7th से लेके 10th सेंचुरी के जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने इस तरह से और रूम्स, डोर्स और विंडोज को बिल्डिंग में जोड़ना शुरू कर दिया था। रूफ्स, डोर और विंडोज जो है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल बीम जो है जो कि 2 वर्टिकल कॉलम पे रखा जाता था उसी पे बनाए जाते थे। और ये जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी इसे ट्रेबिएट या कोरबेल्ट कहा जाता था। और 8 से 13 सेंचुरी के बीच में ये जो ट्रेबिएट स्टाइल जो है ये मंदिर, मस्जिद और टॉम्ब आदि बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत अधिक काम में ली जाती थी। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, कंदरिया महादेव टेम्पल जो है जो कि भगवान शिव को समर्पित है वो 999 में बनाया गया था और इसे राजा गंगा देवा जो कि चंदेला डायनेस्टी के थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसमें एक बहुत ही शानदार ऑर्नामेंटल गेट भी बना हुआ है जो कि एंट्रेंस को दिखाता है और बीच में एक मेन हॉल जिसे महामंडपा कहा जाता है जहाँ पे डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे वो है। और जो मुख्य जो देवी या देवता होते थे उनकी आगे जाके गर्भगृह जो होता है वहां पे उनकी मूर्ति रखी जाती थी। और यहाँ पे जो है जितने भी धार्मिक रीति रिवाज पूजा से संबंधित होते हैं वो किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे केवल राजा और उनके नजदीकी परिवार और जो धार्मिक पुजारी लोग हैं केवल वही आया करते थे। खजुराहो कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे शाही टेम्पल्स हैं और यहाँ यहाँ सामान्य लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। ये टेम्पल्स जो हैं बहुत ही आलीशान तरीके से डेकोरेटेड थे और इनमें बहुत ही शानदार स्कल्पचर का प्रयोग किया गया था। राजा राजेश्वर टेम्पल जो कि थंजावुर में है उसमें सबसे ऊंचा जो शिखर है अपने समय के जो मंदिर है वो था। इसको बनाना बहुत आसान काम नहीं था क्योंकि उस समय क्रेन्स भी नहीं थी और 90 टन का जो स्टोन है उसे शिखर के टॉप पे रखना बहुत ही मुश्किल काम होता था। इसलिए आर्किटेक्ट्स क्या करते थे, एक ढलान वाला जो रास्ता है वो मंदिर से आगे तक बनाया करते थे और इस रास्ते से वो बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का के ले जाया करते थे। और ये रास्ता जो है वो लगभग 4 किलोमीटर दूर से बनाया जाता था ताकि एकदम बहुत ज्यादा ढलान वहां नहीं हो। और मंदिर के बनने के बाद में इस रास्ते को वहां से हटा दिया जाता था। लेकिन वहां आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उसको ये जो मंदिर को बनाने का जो अनुभव है जिसमें बहुत अधिक समय लगता था ये हमेशा याद रहता था। आज भी जो मंदिर के आसपास में जो गांव होते हैं उन्हें चारुपलम कहा जाता है। चारुपलम का मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है ढलान, ढलान वाले गांव जिसके सहायता से मंदिर में बड़े बड़े पत्थर ले जाया जाते थे। 12th सेंचुरी में 2 टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्ट डेवलपमेंट है वो ध्यान देने योग्य है। पहला है कि
सुपर स्ट्रक्चर्स का जो वेट है वो जो कि डोर्स और विंडोज पे था वो इन आर्चिस के द्वारा कैरी किया जाता था और इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्यूएट कहा जाता था। और दूसरा पॉइंट ये है कि लाइमस्टोन सीमेंट का जो प्रयोग है वो कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये हाई क्वालिटी की सीमेंट थी जो कि स्टोन चिप्स के साथ में मिलाने के बाद में बहुत हार्डन हो जाती है। बेटा इसमें देखिए, इसमें कुछ डेफिनेशन भी दी गई है हमको, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा, यहाँ देखा कि एक टेम्पल के बारे में बताया गया है। थंजावुर का एक टेम्पल है जो जिसका जो शिखर है वो उस समय के शिखरों में सबसे ऊपर है, सबसे टालेस्ट शिखर है। और सोचिए जरा कि जब इसको बनाया गया होगा तो आसान नहीं है, क्योंकि उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं है ना। और लगभग 90 टन स्टोन, 90 टन, 1 टन का मतलब 1000 किलो से ज्यादा होता है ना। और समझिए जहां 100 किलो होता है वहां 1 क्विंटल होता है, तो 90 टन बहुत होता है। इतना स्टोन, इतना पत्थर शिखर तक ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा, और आदमियों के द्वारा पहुंचाया गया है। दूसरा, आप और डिजाइन भी इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से और डिजाइन बनाई गई है। अब सबसे लास्ट में इसमें एक डेफिनेशन दी है चारुपल्लम। चारुपल्लम क्या है? विलेज ऑफ द इनक्लाइन, यानी जो मंदिर होता है वो गांव के पास में होता है, गांव के पास में जो बनाया जाता है उसको विलेज ऑफ द इंक्लाइन या फिर चारुपल्लम बोला जाता है। ठीक है। सेकंड हमने देखा इसमें कि 2 तकनीकी और शैलीगत सुधार हुए हैं, विकास हुआ है 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में। कौन कौन से? पहला तो इसमें क्या सुधार किया गया है कि जो दरवाजे बने हैं, आप पिक्चर में देखिए, आपको दरवाजा दिख रहा होगा, दरवाजे के ऊपर की तरफ आपको मेहराब दिखाई दे रहे हैं, आर्कीज भी बोल सकते हैं, मीनारे जो है उनके दरवाजे, या फिर कोई डिजाइन है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ डिजाइन दिखाई दे रही है आपको दरवाजे पे? यस सर। इसे आर्क्यूएट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आर्क्यूएट। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर डिजाइन देखो, ये डिजाइन है, फिर इसके ऊपर डिजाइन है, देखो रेड कलर में आपको दिखाई देगी, फिर आपको ब्राउन कलर में देखो ऊपर की तरफ, यहाँ भी कुछ डिजाइन है। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी चीज और बदलाव हुआ इसमें, लाइमस्टोन सीमेंट जो थी, चूने के पत्थर से जो, यानी चूने से जो सीमेंट बनती है उसका इस्तेमाल भी अब होने लग गया। पहले इसका बहुत कम इस्तेमाल होता था। और ध्यान रखिए, चूने का जो लाइमस्टोन की जो सीमेंट है ये क्वालिटी में हाई क्वालिटेटिव मानी जाती है, विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। जो कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके जो हार्ड रूप होते हैं वो कठिन रूप में इसमें सेट कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स इजियर एंड फास्टर। इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में भी अगर निर्माण हो रहा है तो चूने पत्थर के सीमेंट की वजह से मजबूत बन रहा है और जल्दी जल्दी हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है और आसानी से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में हम, तो कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये हाई क्वालिटी की सीमेंट थी जो कि स्टोन चिप्स के साथ में मिलाने के बाद में बहुत हार्डन हो जाती है और कंक्रीट में बदल जाती है। इसकी सहायता से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान और सुलभ हो गया था। इसकी सहायता से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी और तेजी से बनाए जा सकते थे। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। टेम्पल्स यानी मंदिर और मॉस्क यानी मस्जिद, ये जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ में उस समय बनाए जाते थे, क्योंकि ये धार्मिक पूजा पाठ के स्थान हुआ करते थे। और इनसे जो है एक राजा की पावर, वेल्थ और भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है वो भी दिखाई देती है। अगर हम राजा राजेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल ले तो उसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि किंग राजा राज देवा जो है भगवान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके भगवान का नाम है राजा राजेश्वरम। अब आपको यहाँ देखकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि राजा और भगवान का नाम जो है वो काफी मिलता जुलता है। तो राजा ने क्या किया था, भगवान का जो नाम है उसे बहुत ही पवित्र माना, इसलिए अपना नाम भी है वो उसी प्रकार से रख लिया था।
क्योंकि वो खुद भी भगवान की तरह दिखना चाहते थे। हालांकि पूजा पाठ के जो रिचुअल्स होते थे वो एक भगवान राजा राज देवा की तरफ से दूसरे भगवान राजा राजेश्वरम को समर्पित होते थे। जो सबसे बड़े टेम्पल का निर्माण जो किया जाता था वो राजाओं के द्वारा किया जाता था, और उन्हीं के साथ साथ में राजा के जो सहायक होते थे वो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो मंदिर है उन्हें बनाया करते थे। उस समय के जो मंदिर जो हुआ करते थे वो राजा और उसके सहयोगियों के द्वारा जिस धरती पे राज किया जाता था उसका एक मॉडल हुआ करता था। जिस प्रकार से वो अपने देवताओं की पूजा किया करते थे और इस धरती पे न्याय की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। मुस्लिम सुल्तान और बादशाह जो है उन्होंने अपने आप को भगवान का रूप नहीं माना, लेकिन पर्शियन जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि सुल्तान ने अपने आप को भगवान की परछाई माना। एक इंस्क्रिप्शन है जो कि कुआत अल इस्लाम में है, उसमें कहा गया है कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक राजा के रूप में चुना क्योंकि उसमें मोसेज और सोलोमन में जितनी भी क्वालिटीज थी वो सारी क्वालिटीज है। मोसेज और सोलोमन जो है वो पुराने जमाने के बहुत ही बड़े कानून के रखवाले थे, और सबसे बड़ा जो कानून का रखवाला और निर्माता है वो भगवान खुद है, और उसी ने इस दुनिया में अव्यवस्था को समाप्त करके सभी चीजों को व्यवस्थित क्रम में रखा है। जैसे ही कोई नई डायनेस्टी पावर में आती तो राजा जो है वो अपने नैतिक कर्तव्यों की तरफ ध्यान दिया करता था, और वो इस प्रकार के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करता था ताकि वो भगवान से अपने रिश्ते को बता सके। राजा इसी के साथ साथ में जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल थे उनको अपनी राजधानी या मुख्य शहरों में परिवर्तित कर देते थे ताकि उनके साम्राज्य की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाए। ऐसा माना जाता था अगर राजा सही न्यायोचित है तो उसके राजकाज में सभी प्रकार की खुशियां होंगी, और भगवान जो है वो वर्षा को भी नहीं रोकेंगे। उनके समय में वर्षा भी होगी और सभी प्रकार की खुशहाली भी होगी। और इसी के साथ साथ में पानी के जो बड़े बड़े स्रोत है उनको निर्माण करवाना, जैसे कि टैंक और रिजर्वोयर, इसकी भी काफी प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश जो है उन्होंने पूरी दुनिया से सम्मान पाया। एक सबसे बड़ा जो रिजर्वोयर जो है जो दिल्ली एक कोहना के बाहर है, जिसे हौज सुल्तानी कहा जाता है या किंग्स रिजर्वोयर कहा जाता है। रूलर्स जो है वो अक्सर टैंक और रिजर्वोयर जो है चाहे बड़े हो या छोटे हो वो बनाया करते थे, और कई बार ये टैंक और रिजर्वोयर जो है वो मंदिर मस्जिद के भाग भी हुआ करते थे, जैसा कि एक छोटा टैंक जामा मस्जिद में है, और जो गुरुद्वारा है जो कि सिखों का एक धार्मिक स्थल है वहां पे भी दिखाई देता है। टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था? राजा लोग जो हैं वो इन मंदिरों का निर्माण कराने के बाद में भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अपनी शक्ति और अपने धन को दिखाना चाहते थे। इसी कारण से जब भी कोई दूसरा राजा उन पे अटैक करता था तो वो इन बिल्डिंग्स या इन टेम्पल्स पे अवश्य अटैक करता था। अर्ली 9th सेंचुरी के अंदर जब पांड्या किंग श्रीमरा श्री वल्लभा ने श्रीलंका पे अटैक किया और वहां के राजा सेना फर्स्ट को पराजित किया, तो ये लिखा गया है कि उन्होंने जितने भी कीमती वस्तुएं थी वो वहां से हटा दी, और बुद्धा की जो स्टेच्यू जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बनी हुई थी, जो कि ज्वेल पैलेस में थी, और भी बहुत सारी कीमती वस्तुएं जो थी उसने जब्त कर ली और वो अपने साथ में लेके चला गया। और इससे जो सिंहलाज रूलर जो थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, और उसके बाद में आने वाले जो सिंहलाज रूलर सेना सेकंड थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हम मदुराई पे अटैक करेंगे जो कि पांड्याज की कैपिटल है, और वहां से हमारी जो गोल्डन स्टेच्यू ऑफ बुद्धा को ले जाया गया है उसे वापस हम लोग लेके आएंगे।
ताकि हम हमारे पुराने सम्मान को वापस से प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से अर्ली 11th सेंचुरी में चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट जो है, उन्होंने अपनी कैपिटल में शिवा टेम्पल बनाया था और उसके अंदर बहुत ही कीमती स्टैचू जो हैं, जो कि डिफीटेड रूलर से लिए गए थे, वो उसमें सजाए थे। और इसकी लिस्ट में चालुक्य से लिया गया एक सन पेडेस्टल, एक गणेश स्टेचू है और दुर्गा की कई स्टेचूज हैं। नंदी का स्टेचूज है जो ईस्टर्न चालुक्य से लिया गया है। एक इमेज है भैरवा की जो कि शिवा का एक फॉर्म है, और भैरवी की है जो कि कलिंगा ऑफ उड़ीसा से लिया गया है, और एक काली स्टेचू है जो पालाज ऑफ बंगाल से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने चारों तरफ से ये जो स्टेचूज हैं वो लिए और एक मंदिर में स्थापित कर दिए। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था वो राजेंद्र फर्स्ट का समकालीन था। उसके अभियानों के दौरान उसने कई मंदिरों पे हमला किया और वहां की संपत्ति को लूट लिया। उसी के साथ साथ में कीमती मूर्तियों को भी उसने लूट लिया। सुल्तान महमूद जो है वो उस समय का मुख्य राजा नहीं था। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन बताइए। किसने मंदिरों को लूटा? किस राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो राजेंद्र प्रथम के समय का था? कौन था बेटा? अवनी? सर राजा महमूद। कौन था? अवनी वर्मा, चिकलेट? सर राजा महमूद। महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ये राजेंद्र प्रथम जो चोल राजा है ना उसके समय का है। और चोल राजा जिसने अभी क्या बताया कि उसने अपने राज्य में ऐसी बहुत सी मूर्तियां जो जो राजा हारे उससे, उन मूर्तियों को अपने राज्य में जगह जगह पे लगवाई। जो जहां जिस राजा को हराया वहां से उन मूर्तियों को लेकर के आए। इनमें कौन कौन सी मूर्तियां थी? दुर्गा जी की मूर्ति थी, भैरवा की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति भी थी, गणेश जी की मूर्ति भी थी, और नंदी की मूर्ति है ना। वेरी गुड। इसका से आप ध्यान से देख रहे हो, इसका मतलब वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए। लेकिन उसने मंदिरों को लूट लिया, खास तौर से सोमनाथ मंदिर, और उसे लूटने के बाद में वो इस्लाम का हीरो बनना चाहता था। मिडिल एजेस के दौरान अधिकतम रूलर जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए पराजित राजाओं के जो मंदिर जो होते थे उनको लूट लिया करते थे। गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, मुगल शासन के दौरान आर्किटेक्चर है वो बहुत ही विकासशील हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेषतः शाहजहां, वो जो है लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत अधिक इंटरेस्टेड थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने डिस्क्राइब किया है किस प्रकार से वो रुचि लिया करता था प्लानिंग और लेइंग आउट जो है फॉर्मल गार्डन्स के, जिसमें किस तरह से गार्डन का निर्माण करना है, उसकी चार दीवारी किस प्रकार से होगी और उसमें किस प्रकार के आर्टिफिशियल चैनल्स काम में लिए जाएंगे, इसमें वो बहुत अधिक इंटरेस्ट लिया करता था। ये जो गार्डन है इन्हें चार बाग कहा जाता था क्योंकि ये चार क्वार्टर्स में बटे हुए होते थे। अकबर के साथ में शुरुआत करते हुए ये चार बाग जो है वो जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली तक बनवाए थे। अकबर के शासन के दौरान सेंट्रल एशियन एंसेस्टर जो तिमूर है उनके टॉम्स जो है वहां से भी प्रेरणा ली गई थी। सेंट्रल टावरिंग डोम और लंबे लंबे जो गेटवे जो थे वो मुगल आर्किटेक्चर के आधार स्तंभ बने, जो कि हुमायूं के टॉम में हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं। टॉम को सेंटर में रखा जाता था और उसके चारों तरफ चार बाग जो है वो परंपरागत रूप से बनाया जाता था, जिसे एट पैराडाइज या हस्त विसित कहा जाता था, जिसमें कि एक सेंट्रल हॉल होता है जो कि 8 कमरों से घिरा हुआ होता है। और ये जो बिल्डिंग है वो रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी और इसके साथ में व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया जाता था। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल आर्किटेक्चर में कई एलिमेंट्स जो है उनको
कई अन्य एलिमेंट्स के साथ में मिलाया गया। उन्होंने विशेष तौर से आगरा और दिल्ली में कई प्रकार के इमारतों का कंस्ट्रक्शन करवाया। उनके समय में दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण भी करवाया गया और इन्हें 40 पिलर्स हॉल भी कहा जाता था। शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो एक मस्जिद की तरह दिखाई देता था। पेडेस्टल जिस पर सिंहासन रखा हुआ था उसे किबला कहा जाता था। किबला का मतलब है मुस्लिम लोग जिधर अपना मुंह करते हैं प्रार्थना के दौरान। इसका मतलब राजा जो है वो उस जगह बैठता था जहां की भगवान या खुदा हुआ करता था। इसका मतलब वो अपने आप को भगवान या खुदा का प्रतिनिधि समझता था। शाहजहां ने जो रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया था उन्होंने उसमें शाही न्याय की स्थापना की। वहां पे उनके सिंहासन के पीछे पेत्रा द्यूरा की जो सीरीज डिपिक्ट की गई थी उसमें लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फिस जो है जो कि लूट बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फिस का जो म्यूजिक है वो खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी कंट्रोल कर सकता था। एक वर्ड आया है बेटा इसमें, पित्रा ड्यूरा। सामने आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ना बेटा, सामने जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें एक इमेज दिख रही होगी आप में अलग से, जिसमें पत्तियां संगमरमर पर पत्तियों को फूलों को उकेरा गया है। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ये जो आर्ट है ना, इस आर्ट का नाम क्या है? पित्रा ड्यूरा। याद रखेंगे बेटा सब लोग, पित्रा ड्यूरा क्या है? पित्रा ड्यूरा क्या है? पित्रा सर ड्यूरा। परमार पे डिजाइन की गई है वो किसकी डिजाइन होगी? स्पेशली पत्तियों की, फूलों की, पत्तियों और फूलों की। फ्लावर्स की। ठीक, यस सर। चलिए। था। शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल है वो इस प्रकार से निर्माण किया गया था कि उसमें ये कहा जाता था कि यहाँ पे ऊंचे से ऊंचे और छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार किया जाता है। शाहजहां के शासनकाल के शुरुआत में उनकी कैपिटल आगरा थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शहर था जो कि यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ था। यहाँ पे फॉर्मल गार्डन्स जो है चार बाग फॉर्मेट में बनाए गए थे और इन्हें रिवर फ्रंट गार्डन भी कहा जाता है। इसमें बीच में कोई लोग नहीं रहते थे लेकिन नदी के किनारे पे लोग अवश्य ही रहा करते थे। शाहजहां ने ताजमहल के लेआउट में रिवर फ्रंट गार्डन को महत्व दिया और ताजमहल जो है उनके समय का सबसे शानदार नमूना है। ताजमहल जो है वो नदी के किनारे बनाया गया है और इस नदी के किनारे जो विशेष क्या मुझे बताएंगे ताजमहल कौन सी नदी के किनारे पे बना हुआ है? बता सकते हैं कोई? एनीवन कैन टेल मी? यस और नो में जवाब दीजिए। पता है आपको? चिकलेट, कार्तिक। बेटा जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पे बना है। कौन सी नदी के किनारे पे? यमुना नदी। सर यमुना नदी। यस। लोग हैं वही रहा करते थे और बाकी अन्य लोग जो हैं वो यमुना नदी से दूर अपने घर बनाया करते थे। आपके सामने ये एक मैप दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आगरा में यमुना नदी जो है वो बह रही है और एक तरफ ताजमहल बनाया गया है और किस प्रकार से लोग जो है यमुना नदी के दोनों तरफ मकान बना के रह रहे हैं। इस मैप में भी यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से रहे हैं। इस जो है और एक तरफ ताजमहल बनाया गया है, रह रहे हैं। इस मैप में भी यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग जो हैं नदी के आसपास में रहना पसंद करते थे। वो भी कौन से लोग? जो कि राजा के परिवार से संबंध रखते थे
या विशेष प्रकार के जो लोग हुआ करते थे। अन्य लोग यहाँ से दूर ही रहा करते थे। रीजन एंड एम्पायर, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 8 से 18 सेंचुरी में बढ़ती गई, उसी प्रकार से एक विचार एक जगह से दूसरी जगह फैलता गया। एक जगह के जो ट्रेडिशंस हैं वो दूसरी जगह फॉलो किए जाने लगे। विजयनगरा की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो एलिफेंट स्टेबल्स हैं वो काफी अधिक रूप से प्रभावित हैं बीजापुर और गोलकोंडा के इलाके से। वृंदावन जो कि मथुरा के नजदीक है, वहां के जो मंदिर हैं उनकी जो स्टाइल है वो मुगल पैलेस जो कि फतेहपुर सीकरी है उससे काफी मिलती जुलती है। बड़े बड़े जब साम्राज्यों का निर्माण हुआ तो बड़ी बड़ी कलाएं जो है वो भी आपस में मिलने लगी, और मुगल राजा जो थे वो इस काम में बहुत होशियार थे कि उन्होंने विशेष कलाओं का मिलन अपने यहाँ करवा लिया था। इसका एग्जाम्पल हम बंगाल में देख सकते हैं, जहाँ के लोकल राजा है वो इस प्रकार की एक रूफ का निर्माण किया करते थे जो कि एक थेस्ट हट के जैसे दिखाई देती थी। और मुगल्स जो है इस बंगला डोम को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इसे इस्तेमाल किया था। अन्य क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। अकबर की जो राजधानी फतेहपुर सीकरी थी उसकी बहुत अधिक जो बिल्डिंग है उनमें गुजरात और मालवा की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि मुगल साम्राज्य का 18 सेंचुरी में पतन हो गया था, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की गई आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो काफी समय तक आगे भी जारी रही और उसे आने वाले राजाओं ने भी अनुसरण किया था। चर्चेज दैट टच द स्काईज, 12th सेंचुरी के बाद में इस प्रकार के प्रयास किए जाने लगे कि फ्रांस में ऐसी चर्चेज बनाई जाने लगी जो पुरानी बिल्डिंगों से बहुत ऊंची और बहुत हल्की हुआ करती थी। इस प्रकार की आर्किटेक्चरल स्टाइल को गोथिक कहा जाता था, जिसमें हाई पॉइंटेड आर्च हुआ करते थे और स्टेन्ड ग्लास इसमें यूज किए जाते थे और बाइबल के सीन इसमें ड्रॉ किए जाते थे और इसमें बेल टावर्स जो है वो भी जोड़े जाते थे। सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल हम लोग इसका लें तो चर्च ऑफ नोट्रे डेम जो कि पेरिस में है वो इसका देखा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे कैसा लगा बेटा आपको ये चैप्टर? सर बहुत अच्छा। या सर बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको समझ में आया चैप्टर। अब देखिए चलो कुछ बातें करते हैं। तंजावुर का जो मंदिर है वो किस किस एम्पायर के टाइम बनाया है? कब बनाया गया था तंजावुर का टेम्पल? बताइए जरा, कौन से एम्पायर के टाइम पे? जल्दी से बताइए। सर मुगल एम्पायर। नो नो नो, मुगल एम्पायर नहीं, उस समय चोला डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी। चोला। ओके। विजयनगर, विजयनगर के बारे में यहाँ बात आई है ना? और एलिफेंटा, एलिफेंटा का नाम भी आया है। ये चीजें सर्च करिए, देखिएगा। जैसे चैप्टर खत्म हो गया, अब इसको आप रीड करिए, पूरे चैप्टर को रीड करिए। और आज इस चैप्टर में कितनी बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी ड्राइंग बनाइए। ड्राइंग टास्क में उनको नोट करिए, ठीक है? ओके, सर ड्राइंग। यस। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद सर। बाय सर। बाय सर।